हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्मे ई क्लासेस। प्यारे बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज से हम बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे लिए और आप सभी के लिए अच्छी बात है कि जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ना काफी पसंद कर रहे हैं। तो आज से आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक्मे ई क्लासेस के माध्यम से आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो भी आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा मिस आयुषी से कि वो आपको आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो डिलीवर करें। थैंक यू, प्लीज। Thank you, sir. Hello friends, first of all welcome to you all in our acne classes. Today we discuss our first chapter of biology class 12th and the chapter name is reproduction in organism. Firstly हम देख लेते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है। री मतलब कि अगेन, मतलब किसी चीज को अगर हम अगेन प्रोड्यूस कराएं। प्रोडक्शन होना मतलब किसी चीज का अगेन बनना। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ऑर्गेनिजम्स का दोबारा रिप्रोडक्शन होना। जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि हमें सबको पता है कि जो लाइफ है उसको एग्जिस्ट कराने के लिए उसकी जो प्रेजेंस है वो भी जरूरी है, मतलब किसी चीज का बनना भी जरूरी है और उसकी डेथ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो रिप्रोडक्शन का जो मेन एम है वो लाइफ को सस्टेन कराने के लिए है और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी चीज का एंड नहीं होगा तो उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो इसलिए हम इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। फर्स्टली हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं लाइफ स्पैन की। बेसिकली लाइफ स्पैन इज अ टाइम पीरियड सो लाइफ स्पैन क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी चीज का बर्थ हुआ और उसकी नेचुरल डेथ तक वो लाइफ जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। मेन जो पॉइंट होता है लाइफ स्पैन में हम उसका ऑब्जेक्ट का मास को कंसिडर नहीं करते। लाइक अगर हम बोलते हैं कि कोई इंसान है वो बहुत ज्यादा मोटा है तो जो उसका लाइफ स्पैन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो देखा है मोस्टली कि जो मोटे इंसान होते हैं, मान लो उनका जो बीपी है वो ज्यादा हो गया या फिर उनको हार्ट अटैक हो गया या वटएवर जो भी हुआ तो ऐसा नहीं है, या उनकी डेथ हो गई तो ऐसा नहीं होता कि जो इंसान पतला है वो कम मरेगा या फिर जो मोटा है वो ज्यादा मरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मास के बेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइफ स्पैन को कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो लाइफ स्पैन क्या हुआ, इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है और उसमें किसी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी वाले फिर सीबीएसई वालों ने इनको ऐसे बना दिया है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पुटअप करे गए हैं और लास्ट ईयर तो नहीं लेकिन कभी ना कभी क्वेश्चन पुटअप करे गए हैं कि उनका सिर्फ वन वर्ड में लाइफ स्पैन पूछा है। तो इसलिए सिर्फ मैं बता देती हूँ एक दो का। जैसे एलिफेंट हो गया, रोज का भी बुक में दिया हुआ है। तो जो एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 60 से 90 इयर्स। जो रोज है उसका लाइफ स्पैन होता है 5 से 7 ईयर। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज आल्सो गिवन इन योर बुक। तो जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो 100 से 150 साल तक हमारा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप की। तो जो टाइप्स रिप्रोडक्शन के हम देखते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। लेकिन वेजिटेटिव को हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते। तो कितने टाइप के होते हैं बेसिकली ये, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिकली जो है हम एसेक्सुअल के बारे में बताएंगे।
एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली ओनली फ्रॉम द वन पेरेंट, मतलब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है यानी कि जो इससे जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ वन पेरेंट्स की वजह से होते हैं। लाइक ये मानो पेरेंट है, अगर ये ए हमारा पेरेंट है, अगर ये किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो सिर्फ एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि जो अगर एक यंग वंस है या जो भी है सो एक ही चीज इन्वॉल्व हुई, यानी कि एक ने जो भी किया, जो भी इसमें चेंजेस आए, टाइम वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन जो भी हुआ सिर्फ एक में ही हुआ, तो सिर्फ ओनली अ वन पेरेंट। जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो नए यंग वंस को बर्थ देगा तो सिर्फ उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब इसमें कोई और पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इसी के आ रहे हैं, नो वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम, ये दोनों क्या हुए, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम। और जो चीज जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होती है उसको हम बोलते हैं क्लोन। तो ये जो बॉडीज हैं इनको हमने क्या बोला, क्लोन। The bodies which are genetically and morphologically similar to its parents, these called as clone. क्लोन जो होते हैं ना मोस्टली ग्रुपिज्म में रहना पसंद करते हैं। लाइक अगर हम देखें एल्गी, तो ये चीजें, ये जो स्ट्रक्चर है वैसे तो आप बीएससी में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता देती हूँ। एल्गी में कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मतलब ये कॉलोनी फॉर्म में एक साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली जो होता है वो होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एल्गी आते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में, फंजाई आते हैं हमारे, तो इसमें यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके टाइप्स की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी काफी तरीके से शो कर रहा है, हर ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरीके की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो करता है। जैसे कि इसके पार्ट है, लाइक सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड लास्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। सो बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी मतलब बाई मीन्स टू, फिजन मतलब कि किसी भी चीज का ब्रेक होना, यानी कि किसी भी एक चीज का ब्रेक होना उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। सो बेसिकली क्या हुआ इसमें, कोई भी एक चीज थी वो ब्रेक हुई और उसने दो पार्ट में, बाइनरी मीन्स टू यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ये इसने क्या बना दी, इसकी डॉटर सेल। ये इसका सिंगल पेरेंट था। सिंगल पेरेंट क्यों, क्योंकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, बाइनरी फिजन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी बॉडी थी उसका जो प्रोटोप्लाज्म था या इसमें जो न्यूक्लियस है, जो भी है हमारा ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो मैं शो कर रही हूँ, बेसिकली हम इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसका जो प्रोटोप्लाज्म था वो डिवाइड हुआ, बाइनरी फिजन में बेसिकली क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो जो इसका न्यूक्लियस था और ये प्रोटोप्लाज्म था,
तो ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू करेगा, यानी 2 न्यूक्लियर हमारे पास आ गए हैं। कुछ प्रोटोप्लाज्म में इधर जाएगा क्योंकि हम न्यू सेल्स जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया ट्रांसवर्स सेप्टम। इसमें क्या बनता है, एक ट्रांसवर्स सेप्टम। ट्रांसवर्स सेप्टम बनने के बाद पहले क्या हुआ, ये प्रोटोप्लाज्म था, ये माइटोटिकली डिवाइड हुआ। उसके बाद इसमें ट्रांसवर्स सेप्टम बना और यहाँ पे नई 2 सेल जनरेट होगी जिसके पास अपनी अपनी न्यूक्लियाई होंगे, अपना अपना प्रोटोप्लाज्म होगा। बाइनरी फिजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैंने बताया जैसे कि इसमें माइटोसिस होती है, तो जो वो माइटोसिस है ना वो इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस है। देखो आप सोच रहे होंगे क्या है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में इतना गिवन नहीं है, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो माइटोसिस है, हमने 11th क्लास में चैप्टर्स पढ़े थे, माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने वहां पे क्या देखा था, जो माइटोसिस है उसकी हमने ये देखी थी एनाफेज, इसका एनाफेज, हमने इसके टाइप्स देखे थे, टेलोफेज, मेटाफेज, ये वाले हमने इसके टाइप्स देखे थे। लेकिन अगर हम नॉर्मली बेसिकली बात करते हैं, जो माइटोसिस है वो हमारी 2 टाइप की होती है, ओपन माइटोसिस और एक होगी क्लोज माइटोसिस। ठीक है, तो जो बाइनरी फिजन है, मैंने बताया था डेफिनेशन में, जो बाइनरी फिजन है वो हमारी क्लोज माइटोसिस के ऊपर वर्क करती है। इंट्रान्यूक्लियर का मतलब बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर। क्लोज माइटोसिस का जो डेफिनेशन है वो कैसे होती है, अगर मान लो हमारी कोई भी सेल है, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहते रहते डिवाइड कर जाएगा। ये हो गई क्लोज माइटोसिस। और अगर हम ओपन माइटोसिस की बात करें तो जो हमारी न्यूक्लियाई है वो दोनों डिवाइड होने के बाद वो जो न्यूक्लियस है वो हमारा डिवाइड करेगा, तो ये हो गई ओपन माइटोसिस। वैसे ये डीप में का इस चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। उसके बाद बाइनरी फिजन, बेसिकली हम बात करें पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होती है, अगर एग्जांपल आपको नोट करने हैं। पैरामीशियम हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बाइनरी फिजन की। सबसे पहले हमने बात करी बाई मीन्स टू, फिजन मतलब ब्रेक होना, किसी भी एक बॉडी का 2 पार्ट में ब्रेक होना, उसको हमने बोला बाइनरी फिजन। मैंने बताया कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट बल्जेस आउट होता है हमारा और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसमें 2 टोटल न्यूक्लियाई बने। और उसमें मेन क्या था कि वो इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस हुआ। माइटोसिस की हमने बहुत सारी फेज 11th क्लास में पढ़ी थी, 12th क्लास में इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका पैरामीशियम। अब हम बात करते हैं, मैं इनके बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपके बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स में कहीं ना कहीं इनके बारे में जिक्र करा गया डायग्राम्स में। उसके बाद मैं बात करती हूँ बडिंग की, तो बडिंग, ठीक है, बडिंग का हम एक वर्ड जैसे हम ले, बडिंग मतलब कि बहुत सारे बर्ड्स बनना, तो बेसिकली हम बर्ड के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या हुआ, जैसे कि डेफिनेशन बाद में, पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो वैसे 2 पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसके।
बडिंग, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म या सेल है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने बताया न्यूक्लियस एंड दिस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है यहाँ से बल्जेस आउट, मतलब कि वो एक सराउंडिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। पहले छोटा बनाएगा, फिर और बड़ा बड़ा बनाएगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या होगा कि वो एक टाइम पे उससे सेपरेट हो जाएगा। जब उससे सेपरेट हो गया तो ये प्रोसेस क्या हुआ, बडिंग, ये हो गया बड, इसको हम सिंगल क्या बोल सकते हैं, बड, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म बल्जेस आउट हुआ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल और उसने अपने क्या हुआ, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो ये हो गया बडिंग। इसके बाद मैंने यहां लिखा था स्पोर्स। स्पोर्स बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं ना वो टू टाइप के होते हैं, एक तो हो गया मोटाइल, एक होती है नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स मूवमेंट, दे कैन मूव, मतलब कि इट शोज मूवमेंट। नॉन मोटाइल ऑब्वियस सी बात है, नॉन मोटाइल तो इट शोज नॉन मूवमेंट। तो स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं, मोटाइल्स और नॉन मोटाइल्स। ये सब चीजें हैं क्या, ये बडिंग, बाइनरी फिजन, स्पोर्स, दिस इज द सोर्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, ये इनके जरिए हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज को, भाई कोई भी हमने चीज ले ली, उसको ये ले ली, उसको आपस में ऐसे मेट करा दिया कहीं पे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक तरीके का जरिया है जिस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करे। तो जो मोटाइल होते हैं इसमें हम इनमें एग्जांपल ले सकते हैं ज़ूस्पोर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ज़ूस्पोर्स। जो स्पोर्स हमारे, जो स्पोर जो स्ट्रक्चर्स है वो मोटाइल यानी मूवमेंट जो शो करते हैं वो गए ज़ूस्पोर्स। नॉन मोटाइल यानी कि जो मूवमेंट शो नहीं करेंगे उनको हम बोलते हैं हिप्नोस्पोर्स। और अपोलोस्पोर्स भी काफी बुक्स में दिया गया है, ठीक है। ज़ूस्पोर्स और अपोलोस्पोर्स, तो आपके एनसीईआरटी में बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे, ज़ूस्पोर्स की। ज़ूस्पोर्स किस में फॉर्म होते हैं, जब आप, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है बीएससी में और अगर आप बीएससी करते हैं तो आपको ये बॉटनी में जरूर मिलेगा, बॉटनी में मिलेगा। उसमें आप एक फैमिली पढ़ेंगे, कैलमेडोमोनास। तो जो कैलमेडोमोनास में रिप्रोडक्शन होता है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर की मदद से होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कि कैलमेडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर की मदद से होता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर से शो करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ज़ूस्पोर्स हमें पता है, ज़ूस्पोर्स क्या है, मूवमेंट शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। तो ये जो मैंने ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, जिसकी मदद से ये मूवमेंट शो करेंगे। ये जो, जैसे कि मैंने पीछे बताया था पैरामीशियम हो गया, तो पैरामीशियम आल्सो शोज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये फ्लैजिला है, इसकी वजह से वो मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके पास फ्लैजिला है यानी मूवमेंट शो कर रहा है, इसी की वजह से हम इसको ज़ूस्पोर बोल रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको मोटाइल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो ग्रुप ऑफ स्पोर्स यानी कि ज़ूस्पोर्स हमारे पास आ गए। इसमें कोई भी एक स्पोर्स है, बड़ा हुआ, न्यूट्रिशन लिया, और ये जो एक स्पोर्स जो है यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया। मान लो ये बड़ा हो गया इसमें से, जैसे कि हम इस चैप्टर्स में आगे भी पढ़ेंगे 7 सेल न्यूक्लियाई, 8 सेल न्यूक्लियाई, तो उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, ये बड़ा हुआ यानी इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी। जो माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन मैं आपको रिवाइज करा दूं, माइटोटिक डिवीजन
ये आप नोट कर लो। जो माइटोटिक डिवीजन होती है वो बेसिकली यूकैरियोट्स में होती है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं आपको पता होगा, यू ऑल वर स्टडीज इन योर 11th क्लास। यूकैरियोट्स बेसिकली जिनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स के पास। तो इस यूनिसेलुलर है, ऑब्वियस सी बात है, यूनिसेलुलर तो माइटोटिक डिवीजन शो करेगा। माइटोटिक डिवीजन शो करने के बाद ये अपने ही जैसे, क्योंकि एक ही पेरेंट से बन रहा है, सेक्सुअल की बात करें, अपने ही जैसे यंग वंस अपने अंदर बनाएगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। तो ये क्या बनाएंगे, बहुत सारे ज़ूस्पोर्स हमारे बन जाएंगे। और हमें पता है द ग्रुप ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स आर कॉल्ड एज क्लोन। तो इनको हमें पता है क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो ज़ूस्पोर्स में इसी की बात करेंगे। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, लाइक कोनिडिया, ठीक है, लाइक स्पोर्स, दीज आर आल्सो सोर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो कोनिडिया है वो किसमें बनते हैं, कोनिडिया किसमें बनेंगे, पेनिसिलियम में, ठीक है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम जो है बेसिकली टाइप ऑफ फंगस। पेनिसिलियम क्या होता है, बेसिकली टाइप ऑफ फंगस। और आपके जो बुक्स में है ना, इसका डायग्राम भी शो किया गया है ग्रीन कलर में, थोड़ा सा इसका डायग्राम शो किया गया है कुछ इस टाइप का। और यहां से कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कोनिडिया है, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। और ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ना इसका, इसको हम बोलेंगे हाइफी। अब मैं बताती हूँ कोनिडियोफोर क्या होते हैं। जो कोनिडियोफोर्स है ना, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एक तरीके से, यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो यहाँ से ये बर्स्ट आउट हो गई, फट जाएगा, बर्स्ट मीन्स, और ये कोनिडिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर जाके किसी और से मेटिंग करने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये कोनिडिया यहाँ पे बन गई, ठीक है। हाइफी, हाइफी क्या होती है, दीज आर द ग्रुप ऑफ द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फिलामेंटस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइफी वैसे तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा हाइफी बेसिकली 2 टाइप की होती है, सेप्टेट और ये सेप्टेट, ठीक है। सो कोनिडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। पेनिसिलियम में ये मिलते हैं। बेसिकली पेनिसिलियम क्या है, टाइप का फंगस है। ये कोनिडियोफोर है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। यहाँ से कोनिडिया बर्स्ट आउट होंगे। हाइफी एक फिलामेंटस और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाइफी 2 टाइप की होती हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं जिम्यूल्स। ठीक है, these are also a type of structure by which asexual reproduction takes place. तो जिम्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है। Spicules are also present there, and there is small round structures inside the cell, which is called as archaeocytes. ठीक है, तो जिम्यूल्स में ये आर्कियोसाइट्स जो इसकी हेल्प करेंगी फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सो बस इतना ही आपके एनसीईआरटी में, ज्यादा नहीं है कुछ, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इसके एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। वो क्या है कि जो हमारी लोअर फैमिलीज हैं, कौन आते हैं लोअर फैमिली में, मैंने अभी बताया था लोअर फैमिली में आते हैं एल्गी, फंजाई, ठीक है। अगर इनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराई जाए, देखो फेवरेबल कंडीशन मतलब कि जिसमें वो बड़ा हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके, फेवरेबल कंडीशन अगर इनको प्रोवाइड कराई जाए तो ये क्या शो करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन। क्या शोज करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है कि जो लोअर फैमिली है, लोअर फैमिली यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके एल्गी और फंजाई, अगर इनको हम फेवरेबल कंडीशंस दें, ये जो मैंने डॉट यानी कि कंडीशन है, ये कुछ और मत समझना है, कंडीशन है, मैं लिख देती हूँ कंडीशन। अगर हम इनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और अगर ये अनफेवरेबल कंडीशंस है तो ये सेक्सुअल, मतलब कि ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसकी, पोटैटो, पोटैटो शो कर रखा है, बर्ड्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर, मैंने भी बताया था बर्डिंग, या फिर नोड्स, वी कैन कॉल दिस नोड्स। नोड्स, नोड्स वो प्लेस या फिर वही ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर है जहां से लीफ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो नोड्स हो गया। और वी ऑल नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, उसको इंटर नोड बोलते हैं। दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मिड में जो डिस्टेंस है, उसको इंटर नोड्स बोलते हैं। तो जो पोटैटो है, पोटैटो में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, वो किसकी वजह से हो गया, नोड्स की वजह से। राइजोम आर आल्सो प्रेजेंट्स इन योर बुक, उसका भी कुछ डायग्राम, मतलब जिंजर का कुछ डायग्राम कुछ ऐसे ऐसे शो कर रखा है, दिस इज रफ डायग्राम। सो दीज आर द राइजोम, जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बेसिकली ना सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये हुआ तो सैंड में ही है, हुआ तो बेस में ही है, लेकिन उसके बेस में सैंड तो होगी, तो ये इसको सपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।